हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा कि होता है, भारतीय भूगोल के संदर्भ में हम लोगों ने पिछले क्लासों में मृदा यानी कि सॉइल के बारे में पढ़ा था और आज हमारा जो क्लास होगा वो कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है यानी वन के संदर्भ में होगा, उस पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, फॉरेस्ट एरिया यानी वन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे तो वनस्पतियों के जिक्र होता है, वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है और फिर इसमें थोड़ा बहुत वन का हिस्सा भी देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, क्या पढ़ना, प्राकृतिक वनस्पति। फिर इसी में आप फॉरेस्ट एरिया भी कुछ बेसिक बात आप समझ लेंगे। ठीक है, देखो प्राकृतिक वनस्पति अगर आप किसे किसे हम लोग कहते हैं, उससे क्या तात्पर्य है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वृक्षों कह सकते हैं जो झाड़ियाँ हैं, जो लताएँ हैं, ठीक है, तो ये सारी ये समूह जो होते हैं ना, वो उन्हें हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बात करें वृक्ष हो गए, झाड़ियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए, या फिर लताओं का जो समूह होता है जो एक निश्चित पर्यावरण में होते हैं, उसको हम लोग वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति का क्या मतलब है, कह सकते हैं कि वृक्षों, झाड़ियों, लताओं व घास के मैदानों का एक समूह जो एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती है, जो कि एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती है, तो वो क्या है, प्राकृतिक, उसे वनस्पति कहेंगे। अब देखो प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन, इन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। कहोगे मूलभूत क्या अंतर है, यानी जब हम वन की बात करते हैं तो वन में फिर सब कुछ काउंट होता है ना, जैसे कि वन्य जीव हो गए, है नहीं, या फिर उसके आसपास का जो वातावरण हो गया, वो सब शामिल होता है। यानी कहीं ना कहीं प्राकृतिक वनस्पति से दायरा व्यापक है, किसका, वन का। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन हो सकते हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन हो सकते हैं, लेकिन सभी वन प्राकृतिक वनस्पतियाँ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वन में आपके जो उस प्राकृतिक वनस्पति में जीव जंतु या वन्य जीव जो भी पाए जाते हैं वो सब शामिल होंगे ना, इंक्लूड होंगे। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति में केवल पेड़ पौधे लताएं यही केवल शामिल होंगी, घास के मैदान। बात समझना कि प्राकृतिक वनस्पति में वृक्ष, झाड़ियाँ, लता और घास के मैदान ही शामिल होंगे, लेकिन जो वन की बात करेंगे तो वन में जीव जंतु भी शामिल होंगे, यानी उसका दायरा व्यापक है। तो यही भी एक बात हम ये लिखते हैं कि वन व वनस्पति में मूल अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है कि वन में वन्य जीव व आसपास के वातावरण को शामिल किया जाता है।
ठीक है, शामिल किया जाता है। ठीक है, और जबकि वनस्पतियों में केवल वनस्पतियाँ ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सवाल ये होगा सबसे अच्छा सवाल कि वन या वनस्पति, वन या वनस्पति के विकास में, वन या वनस्पति के विकास में ध्यान रखो कि वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान क्या है ये, तो ये महत्वपूर्ण क्या है, कारक हैं, कारक हैं। ठीक है, बाकी अगर इस बात करें इसके अलावा, इसके अतिरिक्त बात करें तो मिट्टी की जो मोटाई है, मिट्टी की मोटाई, ढाल आदि पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। ठीक, लेकिन आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए ना कभी भी कि जरा हमें ये बता दो कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं या जो फॉरेस्ट या वन है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। देखो अधिकतम महत्वपूर्ण प्रभाव तो वर्षा और वन का है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहे कि इन दोनों में बताओ कि इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है वनस्पतियों के विकास के लिए या प्रभावित करता है उसके विकास को, तो वो कौन है, तापमान। ध्यान रखेंगे, तापमान। तो जो तापमान है वो वर्षा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, किसका, वनस्पतियों के विकास के लिए। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या पॉइंट कुछ थोड़े बहुत हो गए। ठीक है, अब नई स्लाइड पे हम आते हैं, अगले वाले पेज पे आते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे जो एक मतलब कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है, वन है, उससे जो कह सकते हैं कि जो फैक्चुअल एक सवाल बनता है ना, फैक्चुअल, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वन के संदर्भ में फैक्चुअल सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं वन सर्वेक्षण विभाग भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वन सर्वेक्षण विभाग भी कह देते हैं हम लोग, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं FSI। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जो हेड जो क्वार्टर है ये है देहरादून में, देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में है। देहरादून में है, कहाँ पर, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे। हालांकि इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो 1987 में होती है। कब होती है, 1987 में स्टेबल होता है ये भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, ये इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है, इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारत में
वन स्थिति के आंकड़े जारी करना। ठीक है, तो इसका ये काम होता है कि भाई भारत में प्रत्येक 2 साल बाद भारत में वन की स्थिति क्या है, कहाँ पे किस राज्य में वन बढ़ा है, कहाँ कम हुआ है, तो इसकी जो कह सकते हो आंकड़े जो है, जो डेटा है वो कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण ये क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, तो भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो बताना 1987 में। ठीक है ना, तो वन स्थिति के आंकड़े जारी करना यानी कुल मिला के वन रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, ये इसका काम है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने क्या किया था कि वर्ष 1987 में पहली बार वन रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, पहली बार वन रिपोर्ट क्या की थी, जारी की थी। तो अगर पहली बार वन रिपोर्ट इसने जारी की तो अभी प्रत्येक 2 साल करती है, तो अभी लेटेस्ट वाला कौन सा रिपोर्ट आया, तो 2021 में आया। अभी 23 वाला नहीं आया, हालांकि 24 चल रहा कि 23 वाला भी आया नहीं, तो अभी 2021 वाला आंकड़ा अभी चल रहा है। तो अभी जो आंकड़े अगर हम मान लो लिखा रहे हैं आपको, तो वो आंकड़े बदल जाएंगे अगर रिपोर्ट जब आएगी 2023 वाली, तो वो डाटा बदल जाएगा। तो उस समय आप उसको देखकर अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ उसमें डाटा बदले, कुछ न बदले, लेकिन कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ तो स्टेबल रहता है। जैसे मान लो सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, तो आप देखेंगे तो वो आपका मिजोरम में हो जाएगा। तो ये कुछ डाटा होते हैं जो नहीं बदलते हैं, लेकिन परसेंटेज कितना है कितना नहीं है वो लगभग बदल जाता है, हल्का फुल्का चेंजेस आते हैं उसमें। तो हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं कि यहाँ पढ़ रहे हैं एक कि वन रिपोर्ट 2021। ठीक है, इसके हम लोग आंकड़े देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा और पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का वन व वृक्षा आवरण कितना है, तो ये बताएंगे 24.62% ये है। ठीक है, कहेंगे मान लो अगर 21 लिखा है ना, तो फिर ये डाटा उसमें ध्यान रखना है। 21 का मतलब हो गया ना 21.71। ठीक है, 71, तो वो केवल वन का आंकड़ा होगा, उसमें वृक्षावरण नहीं जोड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों हैं। ठीक है, इसमें दोनों हैं। ठीक है, इसमें दोनों हैं। दोनों अंतर ये होता है, जैसे वन है फॉरेस्ट एरिया, वृक्षावरण वो है जो आपके खेतों में, रोडों पर, ठीक है, जो आपके घरों के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उसे कहते हैं वृक्षा आवरण। जो वन आवरण है ये सघन होते हैं और एक साथ ये होते हैं, बड़ी लंबे एरिया में फैले होते हैं। वन तो जानते ही हैं। ठीक है, तो वृक्षावरण और ये सब मिला के देखा जाए तो 24 है, 24.62 है। ठीक है, ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल का इतना % है। अब कितना अगर एरिया पूछेगा तो लगभग ये आपका जाएगा 7 लाख के आसपास में। ठीक है, हमने पढ़ा कितना, 7,13,378 वर्ग किलोमीटर। देखिए अगर जो क्षेत्रफल पूछेगा कितना है, क्षेत्रफल अगर पूछता है तो कितने क्षेत्रफल पे है ये पूछे तो बताना है 7,13,378 वर्ग किलोमीटर। अगर ये परसेंटेज में देखेंगे ये एरिया भारत का, तो इतना ही होगा 24.62। ठीक है, फिर
तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसी के आंकड़े के अनुसार ही बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य की अगर बात करते हैं तो पहला हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश। सेकंड कौन सा आपका है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और फिर कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो ये टॉप 3 फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, और न्यूनतम की बात करते हैं। ठीक है, न्यूनतम किस राज्य में फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो वो फिर हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं, अगर सवाल ये हो कि भाई सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, और ऐसे पूछता है तो फिर आपका आ जाएगा कौन सा, मिजोरम। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, लगभग यहाँ पे बात करें तो 84.5% एरिया पे वन है। इसके बाद में सेकंड पे कौन आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्षेत्रफल परसेंटेज दोनों में सेकंड स्थान रखता है। ठीक है, थर्ड पे मेघालय आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पर मेघालय आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पर मेघालय आ जाएगा। ठीक, चलो ये इतनी बात हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे, अब एक एक पॉइंट थोड़ा सा कह सकते हैं कि वन लाइनर के हिसाब से देख लेंगे कि सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पर, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान के वृक्ष जो होते हैं वो एमपी में पाए जाते हैं अधिकतम। सतपुड़ा का जंगल सुना है, सतपुड़ा का जंगल, तो सतपुड़ा का जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही तो है। सतपुड़ा का जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जैसे विंसर का जंगल अगर पूछा जाए तो वो आपको मिलेगा अल्मोड़ा में मिल जाएगा। कहाँ पे, अल्मोड़ा मिल जाएगा, उत्तराखंड में। फिर देखिए यहाँ पे ये चीज़ ना कि पर्यावरण संतुलन हेतु, पर्यावरण संतुलन हेतु, ठीक है, पर्यावरण संतुलन हेतु वो 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। अगर पर्यावरण का जो संतुलन बना रहे, ठीक है भाई, बिगड़े ना,
तो भाई किसी भी भूमि पर कोई राज्य हो गया, जिला हो गया, देश हो गया, तो वहाँ पे कितने % एरिया पे वन होने चाहिए? तो 33% एरिया पे तो वन तो होने चाहिए, लगभग 1/3 हिस्सा। नहीं, यही तो गया ना, लगभग 1/3 हिस्से पर तो वन होने ही चाहिए। ठीक, चलिए इसके अलावा देखिएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि पहाड़ी राज्यों व पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में एक कम से कम 2/3 भाग पर क्या वन होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, ये कौन अधिनियम बताता है कितना होना चाहिए? ये है वन संरक्षण एक अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भाई पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 33% एरिया पर तो वन होने ही चाहिए। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 यही लगो भाई 67% के आसपास में होने चाहिए। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। कब आया? 1980 में आया। फिर उसके अलावा अगर मैं वन की बात करता हूँ, वन जो है ये एक समवर्ती सूचक के विषय है, यानी वन जो है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी राज्य और केंद्र दोनों वन पर अपना नियम अधिनियम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा, अगर सवाल ये हो कि वृक्ष मित्र किसे कहते हैं, तो वृक्ष मित्र में कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को। तो ये किस राज्य के हैं? उत्तराखंड के हैं, और इनके ही नेतृत्व में क्या चला था? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973 में। लेकिन ये उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन था, ये प्रभावित था कहाँ के चिपको आंदोलन से? राजस्थान के चिपको आंदोलन से प्रभावित था। ठीक है, वैसे चिपको आंदोलन पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर शुरू करने की बात होती है कि शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था आपका राजस्थान से। बाद में ये उत्तराखंड वाला शुरू हुआ जो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ठीक, ठीक, ये पॉइंट। अभी और देखो वन के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं भाई। अब देखो एक चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि पूछ लिया ये आपसे कि भाई वन महोत्सव या वन सप्ताह या विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, वो भी एक फैक्ट की बात है। देखो, तो विश्व वानिकी, ठीक है, विश्व वानिकी
दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं, तो बताएंगे 21 मार्च को। कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वन महोत्सव, ठीक है, ये कब मनाते हैं, कब से कब तक मनाते हैं। तो अब देखो वन महोत्सव और एक है आपका वन सप्ताह यानी फॉरेस्ट फेस्टिवल, और एक है फॉरेस्ट वीक। हम लोग कब मनाएंगे, तो ये आपने सुना होगा कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हम लोग मनाते हैं वन महोत्सव। क्या मनाते हैं, वन महोत्सव। कब, तो 1 से 7 जुलाई, ठीक है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था, 1950 से, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था ये वन महोत्सव मनाना, ठीक है। तो इसके कह सकते हैं कि जो के.एम. मुंशी हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। तो के.एम. मुंशी द्वारा शुरू किया गया था क्या, वन महोत्सव मनाना। तो ये हमारे यूपी के हैं ना, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनका नाम है, ठीक है। और वन सप्ताह की बात करेंगे तो ये भी 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ये भी 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फैक्ट की हम लोग और बात कर लें, ठीक है, तो सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैदानी भागों के बारे में पूछ सकता है क्या। मेरे हिसाब से मैदानी भागों में ये नहीं पूछेगा कि मैदानी भागों के लिए कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, तो वैसे 25% पे होना चाहिए, ठीक है ना, 25% पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट से ये बातें हम लोगों को इतना ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वनस्पतियों की, जो हमने बात की है तो उसको हम लोग कितने भागों में कह सकते हैं कि बांट सकते हैं, ठीक है, कितने भागों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। तो इसको हमें क्या करना है, इसको भाई 2 भागों में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, बांट के पढ़ना है 2 भागों में, ठीक है। एक तो पढ़ना हमें ऊर्ध्वाधर या तापमान के आधार पर, या क्षैतिज या वर्षा के आधार पर, ठीक है। एक पढ़ना है क्या, क्षैतिज, या पढ़ना हमें वर्षा के आधार पर, ठीक है। दूसरा पढ़ना हमें ऊर्ध्वाधर, या पढ़ना है तापमान के आधार पर, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये क्षैतिज का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से कम वर्षा की ओर, है नी, कैसे कैसे फॉरेस्ट एरिया मिलेंगे, ये उसका मतलब है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि यानी कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, सपोज करो पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसमें जो चेंजेस आपको देखने के मिले ना वनों में,
या प्राकृतिक वनस्पतियों में जो आपको चेंजेस देखने में मिलेगा वो तापमान के आधार पर चेंजेस वहाँ पे हुआ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि पहाड़ी एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो उसमें जो चेंजेस होती हैं वो तापमान के आधार पे होती हैं। लेकिन जो मैदानी भाग हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा से कम की ओर या कम से ज़्यादा की ओर होती है, वहाँ पर जो आपके वन पाए जाएंगे वो वर्षा के आधार पर उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, उससे थोड़ा कम होगा तो वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे, आर्द्र या शुष्क। उससे थोड़ा कम होगा सवाना, है नहीं, इस प्रकार के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, वर्षा के आधार पर या तापमान के आधार पर। ठीक है, चलिए नई स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है, पहला कि क्षैतिज वितरण या वर्षा के आधार पर। तो इसमें आप हम लोग क्या देख पाएंगे, देखो इसमें आप देखेंगे कि वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ, ठीक है, वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पतियों की सघनता या फिर जैव भार, ठीक है, सघनता या फिर जैव भार या बात करें जैव विविधता में, जाहिर सी बात क्या आएगी, कमी आएगी। यानी अगर हम देखें कि जहाँ जिस एरिया में वर्षा की कम मात्रा होती है, वर्षा कम होता है, तो वहाँ पे जैव विविधता, है नहीं, वहाँ पे जैव विविधता या जैव भार या वनस्पतियों की सघनता में क्या आएगी, कमी आएगी। जाहिर सी बात है, क्यों आएगी, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट एरिया ही वर्षा के आधार पर निर्भर है या वर्षा पे निर्भर है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रभावित तो करेगा। तो यहीं पे लिखेंगे कि कम वर्षा, ये लिख सकते हैं कि वर्षा की मात्रा में कमी आने पर वनस्पतियों की सघनता में कमी जैव भार और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी में कमी आती है, वैसी बात है, कमी आएगी उसमें। ठीक है, जैव भार का मतलब हो गया कि उसमें जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या में कमी आना, ये जैव भार की कमी बताता है। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं, क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जाने से उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का क्या है, विकास क्रम, ठीक है, विकास क्रम। यानी कुल मिला के है कि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा वर्षा जहाँ होगी और जहाँ कम होगी, तो ज़्यादा वर्षा से कम वर्षा की ओर जाएंगे तो आपको उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों में क्या क्या चेंजेस देखने मिले, क्या क्या उसके प्रकार होंगे, क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये की बात करें, देखो एक तरीके से कि इधर क्या होगा, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इधर आप देखेंगे तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कहाँ चल रहे हैं, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में, निम्न वर्षा क्षेत्र में। तो इसमें किस प्रकार के वनस्पतियां हमें देखने के लिए मिलेंगी, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ देखते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे सदाबहार वन क्या मिलेगा, क्या हमें सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, दिख रहा, सदाबहार वन मिलेगा। फिर इसके बाद में जब थोड़ा कम वर्षा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा पर्णपाती वन, क्या मिलेंगे, पर्णपाती वन, देखो पर्णपाती वन, पर्णपाती वन मिल जाएगा। अच्छा ये भी तो दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा भैया वर्षा होगी वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती मिल जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा कम होगा तो वहाँ पे शुष्क पर्णपाती मिल जाएगा, शुष्क पर्णपाती मिल जाएगा वहाँ पे, शुष्क पर्णपाती मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कटीले वन मिल जाएंगे, कैसे, तो कटीले वन होंगे। इसके बाद में आपका सवाना वन होगा, सवाना वन होगा। और फिर आपका कैसा हो जाएगा, तो कह सकते हैं मरुस्थलीय वन हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, मरुस्थलीय वन हो जाएंगे। मरुस्थलीय वन। तो ये जो वन के प्रकार ही है ना, ये वर्षा के आधार पर है, ये कैसा है, वर्षा के आधार पर है, ये कैसा हो जाएगा, ये वर्षा के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके आधार पे हो जाएगा, ये वर्षा के आधार पे हो जाएगा। तो क्या फिर इन देख लें क्या कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर सवाल ये हो आपके सामने कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक वन वर्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन वर्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है, और आपसे ऑप्शन दे दिया जाए, और ऑप्शन दे दिया हमने, जैसे कि दे दिया सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ठीक है, कटीले वन, और दे दिया हमने समशीतोष्ण वन, तो कौन नहीं होगा, समशीतोष्ण नहीं होगा, है नहीं, वो तापमान के आधार पे होगा, उसमें लिखा है ना शीतोष्ण उपोष्ण इस प्रकार का, तो वो सब तापमान के आधार पर होगा, ऐसे आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। चलो तो एक स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड यहाँ पे हमें बनाना है किस प्रकार का, वर्षा की मात्रा वार्षिक आधार पर, फिर वनस्पति के प्रकार, और फिर एग्जाम्पल देखेंगे वृक्ष के, प्रमुख वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे वर्षा की मात्रा वार्षिक, यहाँ डालेंगे तो वर्षा की मात्रा कैसा, तो वार्षिक स्तर पर, ठीक है। फिर होगा वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के प्रकार, और इस साइड में हो जाएगा कि प्रमुख वृक्ष,
ठीक है, या उसमें पेड़ कौन से होंगे, ठीक है। वनस्पति के प्रकार, प्रमुख वृक्ष और पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो एरिया थोड़ा सा मैं बाद में देखूंगा कि इसका कौन सा एरिया होगा ज़्यादा जहाँ मिलता होगा, ठीक है। तो देखे जाए, आगे चला जाए। चलो, तो इसका मतलब एक मतलब सिंपली क्या है ना, चार्ट बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसमें अगर हम चार्ट बना लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ये सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वो लोग, आ जाओ पहला, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, और वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। अगर वर्षा किसी क्षेत्र में हो रही है, ध्यान रखो, 250 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट का भाई एरिया मिलेगा ना, फॉरेस्ट का जो एरिया मिलेगा वो होगा सदाबहार। क्या होगा, सदाबहार वन मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब कहोगे फिर यहाँ पर मतलब कैसे वृक्ष आते हैं, मतलब सदाबहार वन में कौन कौन से आपके पेड़ पौधे आते हैं। जैसे आपने महोगनी सुना होगा, आबनुस सुना होगा, है नहीं, फिर इसके अलावा रोजवुड सुना होगा, रबड़ सुना होगा, बांस भी आता है। उसके अलावा इसमें रबड़ हो गया, सिनकोना भी आता है इसी में, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यहाँ पर कौन कौन सा होगा, यहाँ पर आपका महोगनी, आबनुस, इसके अलावा रबड़, कौन सा है, रबड़, इसके अलावा सिनकोना, ठीक है, सिनकोना, इसके अलावा बांस, कौन सा हो जाएगा, बांस हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी हो जाएगा एबोनी। एबोनी किसे हम लोग कहते हैं, आबनुस को कहते हैं क्या, एबोनी। तो एबोनी हम लोग आबनुस को कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि पूछ लेगा। इसके अलावा इसमें देखो ताड़ भी आ जाएगा, ताड़ भी आ जाएगा। इसके अलावा आर्किड भी इसी में आ जाएगा, आर्किड, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ये सारे इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर, कितना, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती हो, कितनी, थोड़ा इसको नीचे लिखा जाए, जहाँ पर कितना, तो 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे, तो कहोगे वहाँ तो पाया जाएगा कैसा, अर्ध सदाबहार वनस्पति, ठीक है। क्या, अर्ध सदाबहार वनस्पति। यहाँ पे कैसे मिलेंगे, तो अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वृक्ष आ जाएंगे, जैसे साइडर, तो कैसे आ जाएंगे, अलग ही कलम पेन से लिखें, साइडर, क्या होगा आपका, साइडर,
होलक और कैल, ठीक है, आदि, ये अड़सादा बाहर वाले में आते हैं, ठीक है। और आ जाओ थर्ड नंबर पर। अच्छा ये लिखेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अब आ जाओ थर्ड पर, जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर हो, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कैसा, आर्द्र या शुष्क, तो कहेंगे वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय कैसा, तो पर्णपाती कैसा, तो आर्द्र वनस्पति। और भाई इसका तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्या, तो वृक्ष जो है ना वो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सागवन इसी में आएगा, टीक इसी में आएगा, साल इसी में आएगा, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। सहतूत हो गया, ठीक है, महुआ, आंवला, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से होंगे इसमें, तो कहेंगे इसमें आ जाएगा आपका शीशम, अर्जुन, सहतूत, आंवला, चंदन, सागवन, आपने पढ़ा ना सागवन सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर इसमें है साल, ठीक है, साल, ठीक है, आदि भैया कई सारे पेड़ पौधे इसमें हैं, ठीक है। तो ये आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर आप देखेंगे, फोर्थ पे देखेंगे, जो 70 से 100 सेंटीमीटर हो वर्षा जहाँ पे होता है, 70 से कितना 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होगी, वहाँ पे आपके पाए जाएंगे कैसे, तो भाई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना, या शुष्क पर्णपाती वन कह सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। देखो यहाँ पे ये सदाबहार का मतलब होता है ना, सदाबहार का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं, वो लगभग एक साथ नहीं गिराते हैं, मतलब वो पेड़ पौधे हमेशा आपको हरा भरा दिखते रहेंगे, पत्तियाँ गिराते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ गिरा दें, जो हमेशा हरा भरा रहते हैं पेड़ पौधे वो सदाबहार वन कहलाते हैं। पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ता, अपाती, पाती मतलब होता है गिरना, नीचे की ओर गिरना, तो ऐसे पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं और एक साथ नए पत्ते इसमें आते हैं, वो पर्णपाती वन कहलाते हैं, ठीक है। आप इसमें देखो जितने भी हमने लिखे हैं ये सब एक साथ पत्तियां गिरा देंगे और एक साथ इनकी पत्तियां आती हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें पेड़ पौधे हमें मिल जाएंगे, तो आपने पढ़ा होगा तेंदू है, पलास है, अमलतास है, उसके अलावा देखेंगे तो इसमें बेल है, खैर है, असल वुड भी है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तेंदू, तेंदू देखा है ना, तेंदू के पत्ते से क्या बीड़ी बनती है, तेंदू के पत्ते से क्या बनती है, बीड़ी बनती है, देखा है, यूपी में मिर्ज़ापुर जिला बहुत फेमस है बीड़ी के उत्पादन में, ठीक है। आगे दो प्लाश, ठीक है, प्लास, तो जो प्लास है जैसे आप लोग कहते हो, इसे टेसू भी कहते हो ना, टेसू भी कहते हैं हम लोग इसे, इसको ढाक भी कहते हैं, टेसू, ढाक, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये वैज्ञानिक नाम है इसका। तो ये यूपी का क्या है, राजकीय पुष्प है प्लास, झारखंड का भी क्या है ये
राजकीय पुष्प है, तो झारखंड और यूपी दोनों का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। क्या है, पलाश है। इसके अलावा अमलतास, इसमें कौन आएगा आपका, अमलतास। कौन सा का, अमलतास है। ठीक है, फिर इसमें देखो खैर है, खैर समझते हो, वही कत्था वाला खैर। ठीक है, कत्था वाला। इसके अलावा इसमें बेल आ जाएगा। ठीक है, बेल। ठीक है, आदि, इसमें सब ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं 60 से 70, 100, 70 से 100 हो गया। 5वें नंबर पे आप देखो, जिस एरिया में 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती हो, तो वहाँ पे कैसा वन मिलेगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो शुष्क पर्णपाती वन है, इसे हम लोग सवाना वन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सवाना वन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो यहाँ पे मिलेगा शुष्क क्या, कटीली वनस्पति, शुष्क कटीली वनस्पति। इसमें कौन कौन सा आएगा, देखो इसमें जैसे नीम हो गया, आपका खजूर हो गया, बबूल हो गया। ठीक है ना, ये तो आएंगे ना। इसमें नीम हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया। ठीक है, आदि। तो ये सारे इस वाले पार्ट इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 6ठे नंबर पे। देखो जिस एरिया में अगर जो कितना, तो लगभग वही कह सकते हैं कि 40 से 60, या ये मान ले 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है। समझ लो कि जहाँ पर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर मीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे कैसे वनस्पति मिलेंगे, मरुस्थलीय। कैसे मिलेंगे, मरुस्थलीय वनस्पति मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखो जैसे हमने पढ़ा है नागफनी, नहीं नागफनी, या इसे कहते हैं कैक्टस, कैक्टस। इसके अलावा देखें इसमें खेजड़ी, खेजड़ी। इसका इसमें आ जाएगा मेहंदी। कौन सा हो जाएगा, मेहंदी। ठीक है, तो ये मेहंदी आ गया। ठीक है, इसके अलावा अकासिया भी आ जाएगा, अकाशिया, अकाशिया। ठीक है, बाकी और भी आते होंगे, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अकाशिया। ठीक, कौन सा हो गया, अकाशिया। ठीक, तो जो मरुस्थलीय वनस्पतियाँ होती हैं, ये आपने देखा होगा कि इनकी पत्तियाँ नहीं होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि पत्तियाँ अगर होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, और मरुस्थल में कहाँ आपको जल रखा है ताकि ये जल उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कर सके। तो जैसे नागफनी है, तो नागफनी में जो पत्ते होते हैं वो कांटे के रूप में होते हैं। नागफनी में जो पत्ते होते हैं वो कांटे के रूप में होते हैं। तो अगर, क्योंकि आप देखोगे जाहिर सी बात है इन पौधों में पत्तियां कम होती हैं ताकि मरुस्थलीय सतह में वाष्पोत्सर्जन कम हो सके और पत्तियां अपने लिए आवश्यक जल बनाए रखें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका डाटा। और मेरे हिसाब से अगर आप कहोगे कि इसमें सर हमें क्या चीज़ है जो हमें वास्तविकता में अधिकतम ध्यान देना चाहिए, किन पे अधिकतम ध्यान देना चाहिए, तो मैं कहूँगा ये जो आपका ये दिख रहा है भाई, देखो ये सदाबहार वन, ये तो भाई आपका इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इस पे आपको ध्यान देना ही चाहिए। साथ साथ में इसके आपको ध्यान रखना चाहिए वृक्ष, यानी कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड की बात करोगे, सेकंड में कहूँगा, सेकंड आप ध्यान रखो, ये देखो आ जाओ यहाँ पर, ये है आपका ये वाला। ठीक है, ये यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र वन। और इसके भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्या, जितने भी ये वृक्ष मैंने लिखाए हैं
चाहे वो शीशम हो, चाहे वो अर्जुन हो, सहतूत हो, आंवला हो, चंदन, सागवन, साल, इम्पॉर्टेंट। फिर कहाँ पे आना है तुम्हें, फिर आना है यहाँ पे, देखो ये वाले हिस्से में, ये शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से हैं, तेंदू, प्लास, अमलतास, खैर और बेल, ठीक है। और फिर तुम्हें आपको क्या, फिर आपको ये क्या ध्यान रखना है, किस वाले को, फिर ध्यान रखना है, देखो ये यहाँ पर मरुस्थलीय, ठीक है। मरुस्थलीय वाला आपको ध्यान रखना है। कौन सा, मरुस्थलीय। इसमें आपसे पूछेगा कौन कौन से आते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा इसमें, यहाँ पे देखो नागफनी को कैक्टस ही कहते हैं। खेजड़ी, अच्छा खेजड़ी ध्यान रखो, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। मेहंदी, अकाशिया। तो ये खेजड़ी के बारे में ध्यान रखना, खेजड़ी के बारे में क्या ध्यान रखोगे, कि ये राजस्थान का क्या है, राजकीय वृक्ष है, ठीक है। राजस्थान का क्या है, राजकीय वृक्ष है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग पढ़ेंगे वन में, अभी और बचा हुआ है, और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन है वो कैसे आपको पाए जाते हैं, उनमें कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।